नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का 14वां चरण चल रहा है। इस आखिरी चरण के रण में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज़्यादा चर्चाओं का शोर है, चाहे छोटे छोटे गाँव हों या बड़े बड़े कस्बे। गाँव से लेकर शहर तक लोकसभा चुनाव में जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश तक की सियासत पर चर्चाएं हो रही हैं। हार जीत के अपने अपने तर्क और अपने अपने आंकड़े हैं। इसी बीच हम मध्य प्रदेश की बची हुई सभी 8 लोकसभा सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं। यूं तो अधिकांश सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दल बदल करने वाले नेताओं से भी नुकसान की आशंका है। लेकिन इसी बीच इन्हीं चर्चाओं के शोर में नेताओं के लिए आम से खास बने मतदाता खामोश हैं। इस खामोशी में सियासी हवा के रुख का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हम सत्ता के महासंग्राम में इस हवा के रुख को भांपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी मंदसौर लोकसभा सीट की। अफीम की खेती और एशिया की पहली मानव निर्मित गांधीनगर झील की वजह से देश भर में प्रसिद्ध मंदसौर राजनीतिक दृष्टि से भी चर्चित क्षेत्र है। 2017 में हुआ किसान आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। इतना ही नहीं, यह वही सीट है जहां से बाल कवि बैरागी उर्फ नंदराम दास द्वारका दास चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस सीट को जनसंघ और भाजपा का पुराना गढ़ कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 17 लोकसभा चुनावों से 10 से ज़्यादा बार जनसंघ या यूँ कहें भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। केवल 5 बार ही कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ जीत दर्ज कर पाए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे ने यहां से 11 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 8 बार जीतकर कीर्तिमान रचा। डॉक्टर पांडे के सामने कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने हार झेली। 1984 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे और कांग्रेस के बाल कवि बैरागी के बीच मुकाबला था। तब भाजपा कार्यकर्ता और नेता प्रचार के दौरान खूब नारे लगाते थे कि बाबा ढोल बजाएगा, पांडे दिल्ली जाएगा। हालांकि जब चुनाव हुआ तो परिणाम उसके उलट सामने आए। बाबा यानी बाल कवि बैरागी दिल्ली चले गए और डॉक्टर पांडे को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि मंदसौर लोकसभा सीट मालवा अंचल में आती है। 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। मंदसौर के पहले सांसद कांग्रेस के कैलाश नाथ काटजू थे। कैलाश नाथ काटजू ये नाम आपको सुना लग रहा होगा। जी हाँ, वही नेहरू के खास कैलाश नाथ काटजू जो बाद में MP के CM बने। हालांकि इस सीट पर एक किस्सा लक्ष्मीनारायण पांडे को भी लेकर है। दरअसल पांडे ने 1980 में भवनलाल नाहटा से मिली हार का बदला 18 साल बाद लिया, वो भी नाहटा के बेटे नरेंद्र नाहटा को चुनाव हराकर। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का बनवास मीनाक्षी नटराजन ने खत्म किया। मंदसौर में पांडे का दबदबा 2004 में लगातार जीत के साथ शुरू हुआ था, जो लगातार 21वीं सदी तक जारी रहा। हालांकि 2009 में जनता ने यहां बदलाव किया और कांग्रेस की युवा महिला नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने कद्दावर नेता लक्ष्मीनारायण पांडे को धूल चटा दी। हालांकि 2014 में बीजेपी ने सुधीर गुप्ता को मैदान में उतारा और सुधीर गुप्ता ने मंदसौर पर बीजेपी का कब्जा वापस दिला दिया। वो 2019 में फिर जीते और अब की बार बीजेपी ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर से है। हालांकि इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसी में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बंसीदास बैरागी, संवाददाता हैं हमारे मंदसौर के, सुनील महाबली बीजेपी नेता हैं, कोमल सिंह तोमर वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेश भाटी कांग्रेस नेता हैं और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कोमल जी आपसे करते हैं। जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को पूरा समझाएं कि मंदसौर लोकसभा सीट का दृश्य फिलहाल क्या है। क्या आपको यहाँ कांग्रेस मुकाबले में लग रही है? क्या जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन ने बाजी पलट दी थी वैसे आसार दिख रहे हैं? मोदी फैक्टर का असर है? किसान आंदोलन का असर अब दिखता है क्या? यहाँ पर किसान एकजुट हैं क्या? क्या क्या मुद्दे यहाँ पर प्रभावी नजर आ रहे हैं? जी सर, मैं बताना चाहूंगा आपको। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मंदसौर लोकसभा शुरू से अभी तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की विचारधारा की रही है। अब तक जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें 12 बार बीजेपी और जनसंघ का यहाँ पर बहुमत रहा है।
ये 18वां चुनाव है मंदसौर संसदीय क्षेत्र। तो ऐसे में जो आंकड़े हमको बता रहे हैं वो सीधे सीधे हमको बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की वजह से हम सिर्फ ये नहीं कह सकते ना बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन भी उन आंकड़ों के बीच में ही चुनाव लड़ी थी 2009 में। क्या आपको लगता है वैसी परिस्थिति है 2009 जैसी? मंदसौर में जो संसदीय क्षेत्र में 2009 का चुनाव हुआ था, वो जो यहाँ चर्चा है उस हिसाब से वो एक्सीडेंटल चुनाव था। अच्छा। हाँ, उस समय भी जो मतलब ये समझिए कि पार्टी ने पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। पार्टी के ही कुछ लोगों ने, बीजेपी के ही कुछ लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। नहीं तो उस समय भी कांग्रेस के यहाँ जीत के कोई आसार नहीं थे। पर जो भीतराघात हुआ था उस समय जबरदस्त, उसके कारण ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो अब वैसी परिस्थितियां नहीं है, अभी ऐसी कोई परिस्थितियां दिख नहीं रही है हमको। ठीक है। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेश भाटी जी जुड़े हुए हैं। भाटी जी, वो कह रहे हैं एक्सीडेंटल जीत थी, मीनाक्षी नटराजन जो जीती थी वो बीजेपी की गुटबाजी की वजह से जीती थी, ना कि कांग्रेस की वजह से। मेरा तो मानना है जब चुनावी दौर जब चलता है तो चुनावी परिदृश्य जब सामने आता है, इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि राजनीति में थोड़ी बहुत गुटबाजी होती है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि वो पूरा जो चुनाव था, मीनाक्षी जी नटराजन एक बहुत बड़ा चेहरा था कांग्रेस का। माननीय राहुल जी गांधी की पुण्यतिथि में शुमार थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लेकिन जिस तरह उनका उदय हुआ था उसी तरह उनका अस्त भी हो गया। अस्त भी हो गया। मेरी पूरी बात स्पष्ट कर दूं, वो पूरा चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ने ईमानदारी मेहनत से कार्य किया। उसका प्रतिफल रहा कि हम लोग 2009 में मंदसौर लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद से मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता उतने मन से काम नहीं कर रहे हैं भाटी जी, यदि आपकी बात माने तो। 2009 के बाद भी चुनाव हुए हैं ना? 2009 के बाद जो चुनाव हुए हैं वो चुनावी जो मुद्दे थे, वो चुनावी मुद्दे हर चुनाव परिवर्तित हो जाते हैं। क्या 2009 तक चुनावी परिदृश्य यह था कि डॉक्टर पांडे जो 11 चुनाव लड़ चुके हैं और 8 बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र के लिए क्या किया, आम जनता ने इसको महसूस किया। लेकिन दूसरी ओर जो चुनाव हुए उसके बाद 2014 और 2019 का जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्लान के तहत स्थानीय मुद्दों को बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जो पूरे के पूरे बड़े मीडिया घराने थे, इसके अलावा जो सोशल मीडिया का दुष्प्रचार था, उसके कारण माननीय मीनाक्षी जी चुनाव हारी है। मैं स्पष्ट तौर पर माननीय मीनाक्षी जी ने इस क्षेत्र के लिए जितने विकास कार्य किए वो डॉक्टर पांडे जी 8 बार सांसद रहते हुए भी नहीं कर पाए। मतलब चलिए एक बार जनता से गलती हो गई, वो भ्रम में आ गई, इसके बाद भी तो चुनाव हुए भाटी जी। 2014 में ही हार गए थे वो। 2014 में तो हार गए थे 9 के बाद। 2019 में भी चुनाव हुए हैं। आप कह रहे हैं कि सब सर्वाधिक काम मीनाक्षी नटराजन ने किए हैं। वो जो चुनाव थे वो चुनाव अन्य मुद्दों पे। और ये आप भी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे नहीं होते। उसके लिए तो विधानसभा है, और फिर उससे नीचे के मुद्दे में जाओगे तो नगर पालिका, नगर निगम है। नहीं, इसका अलग कारण है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्या चुनाव दोनों मुद्दों पर लड़ा जाता है, लोकल और राष्ट्रीय। लेकिन आप माननीय सुधीर गुप्ता जी से पूछिए जो सन 2014 का चुनाव जीते, सन 2019 का चुनाव जीते, हम सब उनसे पूछते हैं कि आपने क्षेत्रीय जनता के लिए क्या किया, वो कहते हैं मोदी जी। हम उनसे पूछते हैं कि आपने 1244 गांव में चंबल का पानी, पूछिए मत, आप तो बताइए ना कि क्षेत्र में क्या नहीं किया उन्होंने। आपका काम बताइए ना, वो तो उनसे पूछेंगे कि क्या किया उन्होंने। आप बताइए ना क्या नहीं हुआ क्षेत्र में। लेकिन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं तो मीनाक्षी जी के अरे मीनाक्षी जी ने भी क्या किया वही बता दीजिए। 2-4 नाम बता दीजिए, 2-4 उद्योग के नाम बता दीजिए, 2-4 सड़कों के नाम बता दीजिए, कुछ तो बताइए। भाटी जी, रेलवे सुविधाएं बढ़ाने का कार्य मीनाक्षी जी ने किया। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के कार्य उनके द्वारा किए गए, जो इन्होंने सामाजिक संरचना का कार्य उनके द्वारा किया गया। मैं कामों के नाम पूछ रहा हूँ। आप गिना रहे हैं, गांव में किया, शहर में किया, नगर पालिका क्षेत्र में किया, नगर निगम क्षेत्र में किया। अरे क्या किया?
जल आवर्धन योजना, मंदसौर में जल आवर्धन योजना केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय मंदसौर की जल आवर्धन योजना मीनाक्षी जी की देन है। वो इतनी अच्छी योजना थी, क्या उसका प्रतिफल है कि आज हम उसी का पानी पी रहे हैं। दूसरी ओर माननीय सुधीर जी ने जो योजना बनाई चंबल पेयजल योजना, आप उसका परिणाम देख रहे हैं। 10 महीने तक हम उसी योजना का पानी पी रहे हैं। मात्र 2 महीने के लिए चंबल का पानी आता है। मंदसौर नगर पालिका को प्रति माह 50 से 60 हजार रुपए उसका पे करना पड़ता है। चंबल परियोजना में सुधीर जी गुप्ता के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उसका परिणाम ये रहा है कि योजना फेल हो गई। माननीय मीनाक्षी जी की जो योजना थी जल आवर्धन योजना, वो कामयाब रही है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के पता ही नागरिक समझ रहा है। ठीक है, चलिए एक ही योजना बता पाए ना आप, उसका जवाब भी ले लेते हैं हम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता महाबली जी। महाबली जी वो कह रहे हैं जल आवर्धन योजना जो मीनाक्षी जी लाई थी वही सक्सेस है। आप जो लाए थे वो कुछ 2 महीने के लिए आती है और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। चंबल परियोजना की सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्य विकास कार्य किए गए वो आज किसी से छुपे हुए नहीं है। मंदसौर में माननीय मीनाक्षी के दरमियान 2 अंडरब्रिज बने थे। भारतीय जनता पार्टी की इस 10 साल की सरकार में माननीय सुधीर जी गुप्ता के नेतृत्व में मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 39 अंडरब्रिज जो बने हैं वो आज किसी से छुपे नहीं। जो 17,000 अफीम के पट्टे थे वो पट्टे कहीं न कहीं 1 लाख के करीब लाने में मंदसौर के लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता की ही देन है, जो आज किसानों को इतनी बड़ी सौगात मिली। 17,000 पट्टों से वो लगभग 1 लाख के लगभग पट्टे हो चुके हैं। ठीक है, ये 2 उपलब्धियां हैं उनकी। 2 उपलब्धियां हैं। मंदसौर अगर कांग्रेस कोई काम कर रही होती तो पिछले 45 वर्षों से मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनती आई है और हर बार कांग्रेस के पार्षद कहीं न कहीं कम होते हुए गए हैं। ये सारी जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब आई मंदसौर क्षेत्र के में जो विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि माननीय श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी, ओम प्रकाश पुरोहित जी और तो सुनील जी इस बार वैसी परिस्थितियां तो नहीं है जैसी 2009 में थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। आप ये माननीय जो बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने कुछ काम किया होता तो एक बार मीनाक्षी जी 3 लाख वोटों से हारी, फिर दूसरी बार 3,74,000 आपने काम किया होता। भाटी जी ने काम किया था। तो देखिए आपका हारने का मार्जिन बढ़ रहा है। 3 लाख से हारे, फिर 3,76,000 से हारी मीनाक्षी जी। और आप कह रहे थे कि उन्होंने क्या किया, आपने 2 ओवरब्रिज बनाए थे, उनने 39 बना दिए। आपने 17,000 पट्टे दिलाए थे, वो 1 लाख से ज्यादा दिला दिए। आदरणीय मैं पहले स्पष्ट कर दूं, हमारे सुनील जी के मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज माननीय सुधीर जी गुप्ता द्वारा दिए गए हैं। वो सारी बातें जवाब है जो सांसद है वर्तमान, उनके बात के जवाब दे दूं। आप बात कर रहे हैं कि जो पट्टे बढ़ाए गए अफीम के, वो पट्टे पड़े हैं अधिक से अधिक सीपीएस पद्धति में पड़े हैं। वो सीपीएस पद्धति के जो पट्टे पड़े गए हैं वो सीधे रूप से किसानों का शोषण है। किसान चाहते थे सांसद जी के पास हमारे पट्टे दे दो, 10 तारीख के दे दो, लेकिन सांसद जी ने जो पट्टे पड़ा सीपीएस किसानों का अधिकारियों के शोषण किया जा रहा होता तो सीपीएस के पट्टे किसान होते ही नहीं। जनता पार्टी के लोग अगर माननीय सुरेश जी, अगर किसान सीपीएस के पट्टे बोते ही नहीं, अगर लगता है अगर किसान शोषण हो रहा है, किसान भी इतना समझदार है तो सीबीएस के पट्टे होता ही नहीं। किसानों को कुछ न कुछ लाभ नजर आया, खेती में जो लाभ नजर आता काम करता है। किसान संतुष्ट होता, खुले रूप से आरोप नहीं लगाता। खुले रूप से आरोप लगे, मीडिया में आया है सीपीएस पद्धति में 5,000, 7,000, 10,000 तक के मुखियाओं के माध्यम से अवैध वसूली हुई है और किसान परेशान। चलिए हम जमीनी हकीकत भी जान लेते हैं, हमारे संवाददाता मंदसौर में ही मौजूद हैं। बैरागी जी बताइए, स्थानीय मुद्दे प्रभावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? बंसीदास। हेलो जी जी, सुन पाए आप मुझे? जी पहले आवाज कट गई थी आपकी। किन मुद्दों पर चुनाव प्रचार चल रहा है? जनता के बीच में कौन से मुद्दे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे या जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे थे सुनील जी, उन मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर? जी जी, स्थानीय मुद्दे पे ज्यादा बात चल रही है अभी। ज्यादा अधिकतर किसानों के लिए वही मुद्दे हैं जो सीपीएस पद्धति वाले। ये सीपीएस पद्धति लागू बंद होना चाहिए। और क्या चाहते हैं किसान चाहते हैं कि एनडीपीएस एक्ट बंद हो, क्योंकि इसमें क्या अधिकतर फर्जी प्रकरण बनाकर गरीबों को फंसाया जाता है।
जी, तो इसको एनडीपीएस एक्ट से बाहर करके आबकारी एक्ट में लाया जाए। ऐसा मुद्दा बन रहा है वहां पे? कौन बना रहा है? कांग्रेस बना रही, बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने इसमें पहले भी चर्चा की है कि कहीं न कहीं आबकारी एक्ट में डोडा चूसी को लाया जाएगा। माननीय श्री बंसीलाल जी गुर्जर और सुंदर जी गुप्ता से किसानों की भी चर्चा हुई और आए दिन प्रतिनिधि मंडल इस चीज को लेकर मिलते रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इसका अगर ये डोडा चूसी वाले जो केस बनते हैं उनको खत्म अगर करना है तो आबकारी एक्ट में आ जाएंगे तो जनता और किसान परेशान नहीं होंगे। तो मनोज जी, अफीम भी यहाँ मुद्दा है एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अफीम की खेती होती है, लेकिन 1 लाख किसान या 1 लाख रजिस्ट्रेशन है, वो मुद्दा आपको लगता है कि प्रभाव डालेगा चुनाव में? देखिए, उस पर डिपेंड करता है ना ब्रजेश जी कि उस मुद्दे को कांग्रेस कितना प्रभावी ढंग से उठाती है, क्योंकि जो उनके प्रत्याशी हैं वो पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। उनको जब जिस क्षेत्र में लाया गया है तो एक सीमित क्षेत्र में उनकी पहचान है, और दूसरा मंदसौर जो है वो सिंधिया के समय से उनकी रियासत का हिस्सा रही, और बीजेपी जनसंघ की गहरी पेड़ इससे आप समझ सकते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जब 2017 में मंदसौर गोलीकांड हुआ था, उसी मंदसौर में राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, जिसकी दम पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, हालांकि बहुमत से दूर थी, लेकिन उसी क्षेत्र में हार गई थी। इसी मंदसौर जिले की 7 सीटें वो जीत गई थी बीजेपी, और एक जो सुवासरा थी, हरदीप सिंह डंग जो चुनाव जीते थे वो 500 से भी कम वोटों से जीते थे, और बाद में बीजेपी में दामन थाम लिया था उन्होंने। इस सीट का एक दिलचस्प इतिहास ये भी है कि 3 मुख्यमंत्री इस जिले ने दिए हैं, इस संसदीय क्षेत्र से। कैलाशनाथ काटजू की बात कर ले हम, वीरेंद्र सकलेचा और सुंदरलाल पटवा। एक दुर्भाग्य ये भी देखिए इस जिले का कि 8 बार के सांसद रहे लक्ष्मीनारायण पांडे, अटल जी के बड़े अभिन्न मित्रों में से कहे जाएं या गुड बुक में माने जाते थे, लेकिन 68 साल में या इससे ज़्यादा 73 साल लगभग हो गए हैं, तो आज तक एक भी केंद्रीय मंत्री जिले को अभी तक नहीं मिला है। तो ये नहीं कह सकते आप। ये दूसरी बात है। दूसरी बात जो आपने कहा कि किसान, अफीम की खेती वहाँ हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, और एक समय था कि जब नारकोटिक्स एक्ट के कई सारे मुकदमे दर्ज हो रहे थे, अफीम तस्करों से यहाँ के पुलिसकर्मियों की साठगांठ के किस्से मशहूर हैं, अफीम तस्करों से यहाँ के राजनेताओं की साठगांठ के किस्से मशहूर हैं, चूँकि राजस्थान का बॉर्डर लगता हुआ। और एक सबसे बड़ा मुद्दा था भी जो चीता प्रोजेक्ट है, कि जो चीता प्रोजेक्ट मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में बसाए जा रहे हैं, तो किसानों की बड़ी आपत्ति थी वहाँ कि उनके लिए चरनोई की ज़मीन जो है वहाँ पे जहाँ उनके मवेशी चरने जाते हैं वहाँ पे चेन लगा दी गई है, जाली लगा के उस एरिया को बंद कर दिया गया। लेकिन किसानों ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली है, क्योंकि 2 तरह से, एक तो सबसे बड़ा जो उनको चीता मिल रहा है उसकी खुशी भी है, लेकिन सबसे बड़ा संकट यही है कि किसानों का है। दूसरी एक बात है कि पशुपतिनाथ मंदिर है, जो पिछले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पशुपति लाख लोग बनाने की घोषणा की है। दूसरा, हाईवे का यहाँ से एक जाल तार निकल गया है, जो पहले इंदौर उज्जैन जाने में यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आजकल सड़कों का जाल बिछ गया। तो निश्चित तौर से डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं कांग्रेस उसको उतनी धार नहीं दे पा रही है जितनी बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है। ठीक है, तो भाटी जी, मुद्दे तो हैं, विकास भी हुआ है, मनोज जी कह रहे हैं, और वो दिख भी रहा है जिस तरह से सुनील जी कह रहे थे। विकास तो दिखता ही, सड़कें भी दिख रही हैं, हाईवे भी दिख रहा है, लेकिन मुद्दे हैं उनको आप प्रभावी तरीके से उठा नहीं पाए हैं, पहचान का संकट है। और दूसरी बात, सिंधिया का प्रभाव है, जनसंघ का प्रभाव है वहाँ क्षेत्र पर, और आप सिंधिया बीजेपी में हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई सिंधिया का भले हो सकता उनकी रियासत नहीं हो, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं। क्या इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हवाई फायर नहीं कर रहे हैं, मैदानी स्तर पर छोटे छोटे बच्चे लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर के अपनी नीतियां समझा रहे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम स्पष्ट कर दिया है कि हम थोड़ा थोड़ा अधिनियम परिवर्तन करेंगे, सीपीएस पद्धति को हटाएंगे। मैंने तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी को कि अगर उनकी मंशा अगर थोड़ा थोड़ा अधिनियम में संशोधन की है तो सार्वजनिक रूप से कहे कि हमें थोड़ा थोड़ा अधिनियम हटाएंगे। क्या केवल आम जनता को, लेकिन आप पर भरोसा नहीं करते ना भाटी जी, भाटी जी, जनता भरोसा करेगी। और स्पष्ट कर दूं मैं आपको, जनता पूरी भरोसा कर रही। पूरे संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार भाटी जी खत्म हो गई है। गिनती के कार्यकर्ता 50 से निकल रहे, कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन भाटी जी, वहाँ के किसान आप पर भरोसा नहीं करते। मोटरसाइकिल पर गए थे राहुल गांधी, कह रहे थे किसान कर्ज माफी का वादा वहीं किया था,
इसके बाद चुनाव हुए, वहां के किसानों ने भरोसा नहीं किया, तो अब कैसे भरोसा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखो, तो हमारे संवाददाता जो है बैरागी टीमन से स्वीकार किया है और कहा है कि लोकल मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और कांग्रेस लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। इस बार सन 2009 का इतिहास दोहराया जाएगा और हमारे दिलीप सिंह जी बोले इस बार मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर दिल्ली पहुंचेंगे। तो लोकल मुद्दे पे चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सुनील जी वो भारी पड़ेंगे। 2009 की परिस्थितियां हैं। लोकल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं न कहीं पर जनता विश्वास कर रही है, इसीलिए लोकसभा क्षेत्र में हम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कुछ तकनीकी खामी है सुनील जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, मैं लौटूंगा आपके पास। कोमल जी, क्या मंदसौर में लोकल मुद्दे हावी हैं और इस वजह से कांग्रेस आपको प्लस में दिख रही है लोकल मुद्दों की वजह से, या राष्ट्रीय मुद्दे और मोदी का चेहरा प्रभावी है वहां पर? जो मानना है और जो मैंने देखा है उसमें लोकल मुद्दे केवल भाषण में हैं और जो जमीनी हकीकत है वो सिर्फ मोदी और मोदी ही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, किसी बैनर पे कोई उपलब्धि नहीं है। एक भाषण में अगर वो 10 बार विकास गिनाते हैं तो 50 बार मोदी का नाम लेते हैं। ऐसे में लोकल मुद्दे कहाँ प्रभावी रहेंगे? तो भाटी जी, मोदी के सामने सारे मुद्दे आपके धराशायी हो गए हैं, कोमल जी कह रहे हैं। आदरणीय, मैं एक बात जानता हूँ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन इसका जवाब 4 जून को मतगणना के साथ क्षेत्र की जनता दे देगी। 4 जून को जवाब मिलेगा मनोज जी? ये तो घुटने टेकने वाली बात हो गई राकेश जी। भाटी जी वो कह रहे हैं कि घुटने टेक दिया आपने। नहीं, हमने कोई घुटने नहीं टेके। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि सांसद सुधीर जी गुप्ता कितना ही ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़े, जनता इस बार ये चुनाव लोकल मुद्दों पर मनन कर रही है, लोकल मुद्दों पे सोच रही है, लोकल मुद्दों पर वोट डालने की मंशा बना चुकी है। आप मैं स्पष्ट कर दूं, 13 मई का दिन जब 8 बार लक्ष्मी नारायण पांडे से नहीं उभी बाकी जनता, तो गुप्ता से क्यों दूसरी बार में उब जाएगी? भाटी जी, आपको लगता है कि सांसद के प्रति इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, तो जब पांडे जी के खिलाफ नहीं हुई तो गुप्ता जी के खिलाफ कहां से हो जाएगी? दूसरा एक और है ना ब्रजेश जी, क्योंकि लोकल मुद्दा जब हावी होता है जब जिला एक हो या एक क्षेत्र, क्योंकि 3 जिले हैं। रतलाम की बात कर ले हम, उसमें एक संसदीय क्षेत्र में उसे एक हिस्सा उसका है, नीमच की सीटें आती है और मंदसौर की आती हैं। और जिस अफीम का जिक्र और लोकल मुद्दों की बात हो रही है वो एक पर्टिकुलर तक सीमित है और ये सबसे बड़ी एक दिक्कत हैगी। जी भाटी जी, जो सवाल उठाया मनोज जी, लोकल भाजपा नेताओं से चलिए बहरहाल समय की भी एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर लोकल मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन ये कितने प्रभावी होंगे, क्योंकि एक क्षेत्र सीमित तक यदि अफीम की बात की जाए तो उसकी खेती होती है और 3 जिलों में रतलाम लोकसभा सीट आती है। इस वजह से मुद्दे स्थानीय उतने प्रभावी नहीं हो सकते हैं मंदसौर लोकसभा सीट में। तो इस वजह से मुद्दे तो उठा रही है कांग्रेस, लेकिन उसे उम्मीद है कि स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे तो मंदसौर में वो बाजी पलट सकती है। लेकिन मोदी का नाम और बीजेपी के विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं उस पर भारी दिख रहे हैं। अब ये तो परिणाम बताएंगे कि मंदसौर लोकसभा सीट के मतदाता किस पर भरोसा करते हैं। इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का। बहरहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।